Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So let's start today's lecture. This lecture we will discuss second algorithm of CPU scheduling, which is sort test job first. In this algorithm, the criteria is burst time. बर्स्ट टाइम पता है, हमें याद है, पिछली वीडियो से याद करो एक बार कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी देर उसको सीपीयू चाहिए, इसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। अब इसके मोड्स हैं आपके नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। ये दो टाइप से एल्गोरिदम काम कर सकती है। फर्स्ट वन इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव एंड सेकंड इज़ प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स कि आप अगर एक जॉब सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट कर रही है तो आप फोर्सफुली उसको सीपीयू से बाहर नहीं निकाल सकते। दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मीन्स कि आप जॉब को सीपीयू से फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो। दिस इज़ प्रीएम्प्टिव। तो पहले हम देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। सो वी हैव 6 जॉब्स एंड वी हैव देयर रिस्पेक्टिव अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो चलिए एक बार इसको सोल्व करते हैं। प्रोसेस P1 सिस्टम के अंदर आई 0 के ऊपर। प्रोसेस P1 कम्स एट अराइवल टाइम 0। इसने कंप्लीट किया 7 यूनिट ऑफ टाइम्स के अंदर। नाउ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब है कि जो जॉब सबसे छोटी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? P1 ने कंप्लीट किया है 7 यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर, तो 7 से पहले जितनी भी जॉब्स आ गई हैं उनमें से सबसे छोटी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो 7 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितनी जॉब्स आ गई हैं? जॉब 1 भी आ गई है, जॉब 2 भी आ गई है, 3 भी आ गई और 6 भी आ गई। सारी 5 यूनिट ऑफ टाइम तक आ चुकी हैं। तो सबसे छोटी जॉब को हम सेलेक्ट करेंगे। तो P1 कंप्लीट कर चुकी है। नाउ सबसे छोटी देखो कौन सी है, P5। इसने कितना टाइम लिया? 1 यूनिट ऑफ टाइम। P5 टेक्स 1 यूनिट टाइम, तो टोटल टाइम आपका 8। अब 8 तक सारी आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब है आपकी P4। P4 को हमने रन करवाया, इसने कितना टाइम लिया? 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो टोटल हुआ आपका 10। उसके बाद स्मॉलेस्ट आपकी P2। P2 को हमने CPU लोकेट करवाया, इसने कितना टाइम लिया? 3 यूनिट ऑफ टाइम, सो टोटल इज 13 यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब इज P3। P3 को CPU मिला, इसने कितना टाइम लिया? 4 यूनिट ऑफ टाइम, सो टोटल इज 17। और लास्ट आपकी बची है P6, इसने लिया आपका 5 यूनिट ऑफ टाइम, P6। तो आपका टोटल टाइम हो गया 22। तो 22 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर सारी जॉब्स ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो लेट्स फिल आउट दिस टेबल। सो P6 ने कंप्लीट किया 22 के ऊपर, P5 ने कंप्लीट किया है आपका 8 के ऊपर, और P1 ने कंप्लीट किया 7 के ऊपर, P2 ने कंप्लीट किया 13 के ऊपर, P3 ने कंप्लीट किया 17 के ऊपर, और P4 ने कंप्लीट किया 10 के ऊपर। नाउ लेट्स कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम। फॉर्मूला पता है हमको, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टोटल टाइम कितना स्पेंड किया प्रोसेस ने सिस्टम के अंदर, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। तो प्रोसेस P1 के लिए क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट P2 के लिए क्या है? 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट के लिए क्या है? 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। P4 के लिए क्या है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। और P5 के लिए 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। P6 के लिए 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 70। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स कैलकुलेट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला था, याद करो एक बार, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टोटल कितना टाइम प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर रही और एक्चुअल में उसको कितना टाइम चाहिए था, दैट इज़ आपका वेटिंग टाइम। नाउ लेट्स कैलकुलेट
P1 को कितना वेट करना पड़ा, 7 माइनस 7, तो इसने वेट किया 0 यूनिट ऑफ टाइम। P2 ने कितना वेट किया, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, और P3 ने कितना वेट किया, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। P4 ने कितना वेट किया, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। P5 ने कितना वेट किया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और P6 ने कितना वेट किया, 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। फॉर्मूला याद है सबको, एक बार जितनी भी प्रोसेस हैं सबका सम कर दो, 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 17 एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो ये कितना आएगा, 1945 प्लस 17/6 इज इक्वल टू 62/6। तो ये कितना आया आपका, 10.3 समथिंग। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, 10.3 समथिंग। नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। सो सम करो एक बार, 0 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 12 एंड डिवाइड अपॉन नंबर ऑफ जॉब्स। ये आपका टोटल आएगा 40/6 इज इक्वल टू 6.6 यूनिट ऑफ टाइम। सो हमने कैलकुलेट कर लिया आपका टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सो क्लियर है। नाउ देयर इज अ डाउट विच कैन अराइज, which is if burst time of processes is matching then schedule the process which has lowest arrival time। क्या बोल रहा है, अब हमारे इस एल्गोरिदम के अंदर क्या क्राइटेरिया था कि हमें छोटी एल्गोरिदम को सेलेक्ट करना था और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवाते। मान के चलिए यहाँ P4 का जो बर्स्ट टाइम है ये 1 होता, तो इस कंडीशन में क्या है, हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये हम क्या करते हैं, शेड्यूल द प्रोसेस विच हैज़ लोवेस्ट अराइवल टाइम, कि अराइवल टाइम किसका लो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब P4 और P5 बर्स्ट टाइम दोनों का सेम है, तो डायलेमा है कि किसको सेलेक्ट करें, तो हमने क्या किया, जिसका भी अराइवल टाइम कम है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया और अपनी एल्गोरिदम को कंटिन्यू किया। ओके, नाउ लेट्स सी प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसका क्या है, हमने एक और नाम बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट इट इज SRTF एल्गोरिदम। ओके, सो लेट्स सी, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। आपका P1 आई 0 के ऊपर, ओके, तो इसने कितने नंबर ऑफ यूनिट एग्जीक्यूट किया, P1 आया, इसको टोटल टाइम लगने वाला था 7 यूनिट ऑफ टाइम। अब अगर हम 7 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करते तो सारी प्रोसेस आ चुकी थी। अब स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि पिछले एल्गोरिथम में देखा था कि स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करते तो किसका नंबर आता, अब P5 का नंबर आता। लेकिन अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस चल रही थी, जैसे ही उससे कम एक बर्स्ट टाइम वाली कोई प्रोसेस आई तो हमने उस करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस से CPU को प्रीएम्प्ट कर लिया, और जो अब प्रोसेस आई है जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको हमने CPU अलोकेट करवा दिया। ओके, सो लेट्स सी अब क्या होगा कि P1 एग्जीक्यूट कर रही थी और इसने 1 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट कर लिया है। अब क्या है, अब इस टाइम तक आपकी P2 आ चुकी है। ओके, 1 यूनिट ऑफ टाइम तक P2 आ गया है, और इसका यूनिट जो एग्जीक्यूशन जो बर्स्ट टाइम था वो 3 है, तो P1 से कम है। तो P1 ने क्या है, 7 था, इसने एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवा लिया है। तो अब इसका टाइम बचा 6,
और अब एक नई प्रोसेस आ गई है P2 जिसका बर्स्ट टाइम P1 से कम था, तो इसको CPU मिल गया। अब इसने क्या किया, 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाया। अब 2 तक देखो कोई आया है, तो प्रोसेस P3 आ चुकी है, 2 तक प्रोसेस P3 आ चुकी है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है। अब P2 ने 1 यूनिट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कर लिया है, तो इसका बचा हुआ 2, तो 2 4 से छोटा है, तो हम P2 को ही कंटिन्यू करवाएंगे। इसने 1 यूनिट ऑफ टाइम और एग्जीक्यूट करवाया। अब P2 का टाइम हो गया है 1। अब 3 तक कौन कौन आ चुका है, P4 भी आ चुका है, इसका बस टाइम है 2, तो 1 2 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, तो हम एक बार और P2 को CPU देंगे और ये एग्जीक्यूट करेगा 4। अब P2 क्या है, 0 हो चुका है, इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, इसने बर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब 4 तक देखो कौन कौन से और प्रोसेस आ चुकी हैं, P3 आ चुका है, P4 आ चुका है और P5 भी आ चुका है। अब मिनिमम टाइम बर्स्ट टाइम किसका है, P5 का है, तो हमने P5 को सिलेक्ट किया क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 1 है। P5 को CPU मिला। अब 1 यूनिट टाइम ही चाहिए था, तो इसने एग्जीक्यूट करवाया और अब आपका टोटल टाइम हो चुका है 5। अब 5 तक देखो कौन कौन आ चुका है, P6 भी आ चुका है और इसका बस टाइम है 5। अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट बस टाइम किसका है, बचा हुआ है अब P4 का, क्योंकि 2 है, तो हमने क्या किया, P4 को CPU दिया, इसने 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाया, तो टोटल टाइम हो गया 7। इसके बाद अब देखो कौन बचा है, P3 बचा है, P1 बचा है और P6 बचा है। सबसे कम टाइम किसका है, P3 का, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है, तो P3 को हमने CPU दिया और इसने एग्जीक्यूट करवाया 4 यूनिट ऑफ टाइम, टोटल टाइम हो गया आपका 11। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट कौन है, P1 बचा है और P6 बचा है। स्मॉलेस्ट टाइम किसका है, P6 का, P6 को CPU मिला, इसने 5 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाया, तो टोटल टाइम हो गया आपका 16। अब कौन बचा है, P1 ही बचा है, तो इसको CPU मिलेगा। इसके पास कितना टाइम बचा था, 6 यूनिट ऑफ टाइम इसके पास बचे थे, इसने एग्जीक्यूट करवाया, टोटल टाइम हो गया आपका 22 एंड एग्जीक्यूटेड। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, चार्ट हमारे पास है। अब आप एक सिमिलरिटी देखेंगे जो पहले एल्गोरिदम की थी और ये जो एल्गोरिदम है, कि टोटल टाइम इसके अंदर भी 22 यूनिट टाइम लगे थे और जो अभी हमने SRTF किया इसके अंदर भी टोटल टाइम आपका 22 यूनिट ही लगी है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बर्स्ट टाइम तो दोनों के अंदर सेम ही है, तो टोटल टाइम जो एग्जीक्यूशन का होगा वो सेम ही होगा। अब ये देखो P1 का कंप्लीशन टाइम आया आपका 22, P2 का कंप्लीशन टाइम आया आपका ये 4, P3 का कंप्लीशन टाइम आया आपका 11, P4 का कंप्लीशन टाइम आया आपका 7 और P5 का कंप्लीशन टाइम आपका आया 5 और P6 का कंप्लीशन टाइम आपका आया 16। क्लियर है यहाँ तक। अब टर्न अराउंड टाइम निकालो एक बार। टर्न अराउंड टाइम क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितने टाइम तक एक प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर रही है, दैट इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर P1। P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 22। P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। P3 का क्या है, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। P4 का क्या आया, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। P5 का क्या आया, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आया। 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स कैलकुलेट वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे, याद करो। टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम कितना रहा एंड माइनस टाइम कितना चाहिए था उसको, एग्जीक्यूशन टाइम कितना चाहिए था, कैलकुलेट करो एक बार। सो क्या आएगा, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम।
तो 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट P2 के लिए क्या आएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड P3 के लिए क्या आएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट के लिए क्या आया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट के लिए क्या है, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। क्लियर है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब फॉर्मूला याद है, टोटल सम करो, 22 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 11, सम करो 25 और ये हो गया आपका 13 14 प्लस 11, कितना आएगा अब ये, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू 6। तो ये कितना आएगा, 8.3 यूनिट ऑफ टाइम। ओके, क्लियर। एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम, सेम फॉर्मूला, 15 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 6। तो टोटल क्या आएगा, 15 प्लस 5 20, 22 प्लस 6 28, 28 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4.7 समथिंग आएगा। ओके, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। तो दिस इज 4.7 यूनिट ऑफ टाइम एवरेज वेटिंग टाइम है आपका। ओके, सो एक बार एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जो आपका शॉर्टेस्ट जॉब था, इसका एवरेज वेटिंग टाइम था 10.3 और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग का क्या है आपका 8.3। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कम हो गया और आपका एवरेज वेटिंग टाइम इसके अंदर कितना था, 6.6 और एवरेज वेटिंग टाइम इसके अंदर कितना आया, SRTF के अंदर 4.7। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड आपका एवरेज वेटिंग टाइम ये डिक्रीज हो गया है इनटू SRTF एल्गोरिदम। ओके, क्लियर है। एक बार इस एग्जांपल को आप दोबारा देखिए, खुद से सोल्व कीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment down. I will definitely resolve your doubts in the next video. So see you in the next video.